के टर्मोइल को देखते हैं। जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है 2022 में, वो सेम हुआ था श्रीलंका में। 2021 में अकर हुआ था अफगानिस्तान में। 2021 में अकर हुआ था म्यांमार में, नेपाल में, पाकिस्तान में। वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स को एंड स्पेशली द लीडर्स फ्रॉम साउथ एशिया, उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन आ जाता है। लाइक अभी जो बांग्लादेश की चीफ मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो सिक्स फिफ्थ टाइम बांग्लादेश की चीफ प्राइम मिनिस्टर बनी, एंड दिस वाज हर कंटिन्यूस फोर्थ टर्म। जनवरी 2024 में इलेक्शन हुआ एंड आउट ऑफ 300 सीट उनको 223 सीट मिला। सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर बार बार जब वो इलेक्ट होता है तो उसके अंदर एक इम्प्रेशन आ जाता है कि नाउ आई एम द अल्टीमेट बॉस ऑफ दिस कंट्री। मैं मेरे बिना तो कुछ यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, और वो ऑथोरिटेरियन हो जाता है। और जब वो ऑथोरिटेरियन हो जाता है, छोटे छोटे इश्यू को इग्नोर करने लगता है। लाइक कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कंट्री के यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। जब वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को मिस करने लगता है, कंट्री को फोर्सफुली रूल करने लगता है, लोगों को लगता है कि नाउ इट इज इनफ, अब हमें इस सरकार को हटाना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा हुआ। शेख हसीना की पार्टी इलेक्शन जीतती है और अनप्रेसिडेंटेड वे में इलेक्शन जीतती है। इलेक्शन जीतने के बाद उनको 223 सीट मिलता है आउट ऑफ 300 में से। उनकी जो नियरेस्ट राइवल है बेगम खालिदा जिया, उनकी एक पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बेगम खालिदा जिया जेल के अंदर है। बेगम खालिदा जिया की पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने एलिज किया कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुआ है। शेख हसीना के कंपेयर में कोई और लीडर लीडर अभी बांग्लादेश में था ही नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद और उससे पहले भी शेख हसीना अपने टर्म में क्या करती थी, वहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होता था और उसके ऊपर उनका कुछ भी कमेंट नहीं होता था, कंट्रोल नहीं होता था। वहां के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनका फ्यूचर अनसर्टन है। स्टूडेंट्स है, वो अपने इशू को रेज नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज कम हो रही है। देन वहाँ की मीडियाज हैं, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट लिखते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है। तो ये सब शो करता है कि कैसे एक ऑथोरिटेरियन लीड, कैसे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑथोरिटेरियन हो जाता है, और वो लीडर जनता के प्रॉब्लम से कंप्लीट अलूफ हो जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर भी यही हुआ कि वहाँ के जो लीडर थे वो लोगों के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाए, और ये प्रॉब्लम इतना सीवियर हो गया कि लोगों को लगा कि नाउ हमें प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहिए। उन्होंने सारे सिक्योरिटी को ब्रेक करके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चले गए। प्राइम मिनिस्टर इतने थ्रेटन हो गए कि वहां से भाग के उनको दूसरे कंट्री में जाना पड़ा। तो वर्ल्ड के सारे लीडर्स के लिए ये एक लेसन की तरह सर्व करेगा। रिसेंट इवेंट क्या था, बांग्लादेश पॉलिटिक्स में कौन से की फिगर हैं। चार लोग बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में की फिगर हैं। वन, शेख हसीना और उनकी पार्टी। शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग। अनदर इज बेगम खालिदा जिया और उनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। थर्ड, जमाते इस्लामी। और फोर्थ एक और पार्टी है, मेरे को उसका नाम याद नहीं। सो ये चार पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट की फिगर है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में। प्रोटेस्ट बिल्डअप कैसे हुआ, इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, इंडिया का स्टैंड क्या है। पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में इंडिया का स्टैंड उन्होंने क्लियर किया। इस इवेंट से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, बहुत ही शॉर्ट में कहूं तो अभी ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट के बाद इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन नेगेटिव होने वाला है। रीजन मैं बता रहा हूं कि अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी का उनका स्टैंड प्रो इंडिया था। इंडिया बहुत ही कंफर्टेबल था शेख हसीना के साथ डील करने के लिए। लेकिन जब दूसरी पार्टी आती थी बेगम खालिदा जिया की, तो इंडिया उतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि उनके पार्टी का स्टैंड सेकुलर नहीं है। उनके पार्टी का स्टैंड नॉट प्रो इंडिया है।
अब दूसरी पार्टी वहां पे सरकार में आ गई है। शेख हसीना के पावर में आने के कोई चांसेस ही नहीं है। सो इंडिया के लिए ये एक नेगेटिव रिलेशन होगा, और इंडिया के लिए एक लेसन भी होगा। लेसन क्या है कि जब हम किसी कंट्री के साथ डील करते हैं, हमें उस कंट्री के साथ डील करना चाहिए, नॉट इन एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कम, इंडिविजुअल में गो। जो भी पार्टी, जो भी इंडिविजुअल वहां पे पावर में है, उसके साथ हमें डील करना चाहिए। सेम मिस्टेक हमने कमिट किया था अफगानिस्तान में। वहां के इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे थे, और जब तालिबान वहां पे पावर में आया तो हमें पता ही नहीं था क्या करना है। सेम वे में मालदीव्स में वहां के प्रेसिडेंट थे मिस्टर नशीद, उनके साथ हम कंफर्टेबल थे डील करने में। बट नशीद के बाद दूसरे वहां पे प्राइम मिनिस्टर आए तो उनके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम किसी कंट्री के साथ डील करते हैं, तो वी शुड नॉट डील विद इंडिविजुअल, वी शुड डील विद अ कंट्री, चाहे कोई भी वहां पे पावर में आए। शेख हसीना बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आई। इंडिया ने उनको टेम्पररी स्टे दिया, और इंडिया से उनको यूके जाना था, और यूके में उनकी फैमिली मेंबर्स रहते हैं। यूके में उनको एसाइलम के लिए अप्लाई करना था। बट इसमें एक टेक्निकली डिफिकल्टी आ गया, एंड टेक्निकल डिफिकल्टी ये है, यूके में एसाइलम के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एसाइलम को हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी होते हैं, यू कैन से दैट इज एसाइलम, और वहां पे रह के अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। यूके में एसाइलम के लिए वो अप्रोच कर सकता है जो यूके में पहुंच गया है, और यूके पहुंचने के लिए उनके पास वीजा होना चाहिए। शेख हसीना के पास वीजा नहीं है, तो वो यूके नहीं जा सकती। यूके नहीं जा सकती तो यूके उनको एसाइलम नहीं दे सकता। तो अभी टेम्पररी वो इंडिया में ही है। आज 11 अगस्त है, हम लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, अभी तक वो इंडिया के अंदर ही है। नाउ इवेंट को देखते हैं कैसे बिल्डअप हुआ। जनवरी 2024 को बांग्लादेश के अंदर जनरल इलेक्शन होता है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग आउट ऑफ 300 सीट 223 सीट जीत जाती है। टू थर्ड मेजोरिटी से भी ज्यादा, अराउंड 74% सीट शेख हसीना की पार्टी जीत जाती है। और ये रिकॉर्ड, बांग्लादेश की पीएम बनती है फिफ्थ टाइम। 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। 53 ईयर्स हुआ बांग्लादेश के क्रिएशन का, और उसमें ये फिफ्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनती है, एंड कंसिक्वेंटली फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनती है। ऑपोजिशन पार्टी का रिस्पांस क्या था? इलेक्शन में चीटिंग हुआ है, इलेक्शन में रिगिंग हुआ है, इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है। शेख हसीना ने राइवल पार्टीज को कैंपेन नहीं करने दिया। राइवल जो कैंडिडेट्स हैं, उन वो लोग अगर इलेक्शन कंटेस्ट करते थे तो उनको डराया जाता था। तो जनवरी 2024 में इलेक्शन हुआ। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने डाउट रेस किया। डाउट इंटरनली भी था एंड एक्सटर्नली भी था। इंटरनली डाउट था बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज, बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी के लोग, और एक्सटर्नल डाउट था यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने भी बांग्लादेश को लेके वार्निंग इशू किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुआ है, दैट इलेक्शन इज नॉट ट्रू फीचर और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहला मिस्टेक आप यहाँ पे कहोगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर नहीं हुआ जनवरी 2024 को। उसकी वजह से लोगों के अंदर रिसेंटमेंट था कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स ले लिए गए, और गवर्नमेंट को जबरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। फिर जून 5 को कोई भी जब प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है। लाइक डेमोक्रेसी को तो डिस्टर्ब कर दिया, बट अब ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? सो जून 5 को एक ट्रिगर पॉइंट आता है, और वो ट्रिगर पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। वो अनाउंस करता है 2018 से पहले बांग्लादेश के अंदर पॉलिसी था कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। जिन लोगों ने भी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके डिसेंडेंट को 30% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। ये 2018 से पहले पॉलिसी था बांग्लादेश के अंदर। 2018 में ये पॉलिसी कैंसल हो गया कि नो, ऐसा नहीं होगा कि 30% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में, शॉर्ट में, बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था।
5 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश का रूलिंग आया। 30% गवर्नमेंट जॉब में कोटा हम देंगे फॉर द डिसेंडेंट ऑफ 1971 इंडिपेंडेंस वॉर वेटरन्स। तो जो 2018 में कैंसिल हुआ था उसको फिर इन्होंने री इंस्टेंट कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में, अब जून 5 के बाद क्या होगा, बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आएगी उसमें 30% रिजर्व होगा उनके लिए जिन्होंने बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट के लिए फाइट किया था। 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान से वो फ्री होके और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है और उसका नाम होता है बांग्लादेश। इसको लेके दो वर्जन है बांग्लादेश में। पहला वर्जन है कि कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनको इंडिया ने हेल्प किया, तो हमें क्या करना चाहिए कि उनको हाई रिगार्ड में रखना चाहिए। दूसरे लोगों ने कहा कि उन लोगों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं, फाइट किया, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला, डेट इज गुड, बट अब हम उनको कितने दिन तक हाई रिगार्ड में रखें। अब बाकी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सो जून 5 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो इमिडिएटली ट्रिगर हुआ। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चीज यहाँ पे हुआ। फर्स्ट, जनवरी में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मास रिगिंग हुआ, मास चीटिंग हुआ, मास फ्रॉड हुआ और उससे शेख हसीना जीत जाती है। एंड जून 5 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और वो कहता है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर 30% कोटा, 30% रिजर्वेशन उनके लिए होगा जिन्होंने 1971 इंडिपेंडेंस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे जुलाई 1 से कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर अपॉर्चुनिटीज कम हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पीक पे है और यहाँ पे आप एक ग्रुप को ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं। सो बांग्लादेश के स्टूडेंट से प्रोटेस्ट करने लगे। अब बहुत सारे आप कंट्रीज में देखोगे इंक्लूडिंग इंडिया, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मोमेंट होता है जिससे सरकार चेंज हो जाती है। 1975 में जब इमरजेंसी इंडिया के ऊपर इम्पोज हुआ था तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए और उसके बाद नेक्स्ट 40-50 ईयर्स तक उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अपना सिग्निफिकेंट एक अपना सिग्निफिकेंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत सारे कंट्री में सरकार चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो चाइना का तिनामन स्क्वायर हो या फिर वो इंडिया का 1975 इमरजेंसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हो। सो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ना स्टूडेंट प्रोटेस्ट उतना डेंजरस क्यों है? यूथ किसी भी कंट्री का एसेट होता है। अगर वो यूथ एजुकेटेड है तो कंट्री के लिए डबल एसेट हो गया। बट वो एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है, उसके पास नॉलेज है, वो ये समझ सकता है कि मैं क्यों अनएम्प्लॉयड हूं और उसके लिए फिर वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने लगता है। कोई इग्नोरेंट आदमी है, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो गवर्नमेंट उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर सकती है। बट एजुकेटेड यूथ है, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, गवर्नमेंट उसको इग्नोर नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगी तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो अपोज करेगा, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ किसी भी कंट्री के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। ज्यादा दिन तक अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा वो कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें जल्दी से जल्दी उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। तो जुलाई 1 को बांग्लादेश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्लोगन रेज करने लगे और उनका बेसिक इंटेंशन ये था कि बांग्लादेश गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे पा रही है और हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को भी स्टिफल कर रही है। ना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है? नो गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड वो क्रिटिसिज्म को बियर करता है। बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे जो क्रिटिसिज्म को स्पॉटिंगली लेते हैं। अदरवाइज लोग क्रिटिसिज्म को क्या सोचते हैं कि कैसे इसने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, मेरे अंदर तो कोई फ्लॉ ही नहीं है, आई एम वेरी गुड लीडर। शेख हसीना के बारे में मैं आपको बताऊं,
कि अगर किसी लीडर को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा बांग्लादेश के मॉडर्नाइजेशन को लेके, बांग्लादेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके एंड बांग्लादेश के सेकुलर कैरेक्टर को लेके, जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, बांग्लादेश में नहीं है, तो उसके लिए शेख हसीना को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने ये सारे अच्छे काम किए, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने ये अच्छे काम किए तो उन्होंने जितने गलत काम किए तो उस गलत काम अभी इसमें कॉम्पनसेट हो जाएगा। ये तो सही नहीं है। सो जुलाई 19 को शेख हसीना की गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती है बांग्लादेश के अंदर। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कर्फ्यू लगाया। और इवन उन्होंने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को डिसमिस किया। उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे लोकल प्रोटेस्ट हैं और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी जमाते इस्लामी इसको फंड कर रही है। जमाते इस्लामी एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश के अंदर। उसके ऊपर पास्ट में बैन भी लगा था इलेक्शन लड़ने का। और वो कह सकते हो कि वॉयलेंस को प्रमोट करता है और वहाँ के मेजोरिटी पॉपुलेशन को प्रमोट करता है, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करता है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा कि ये पूरा का पूरा स्टूडेंट मूवमेंट छोटा सा मूवमेंट है, इसको जमाते इस्लामी सपोर्ट कर रहा है और हम इसको क्रश करेंगे, और पूरे बांग्लादेश के अंदर इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। जुलाई 20 को दो स्टूडेंट्स का अरेस्ट होता है, दोनों भाई होते हैं, उसमें से एक का नाम होता है आरिफ सोहेल। नाउ आरिफ सोहेल ने काम क्या किया था कि इनको अरेस्ट किया गया। बांग्लादेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट लीडर थे और ये एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। जुलाई 20 के मॉर्निंग को पुलिस इनके घर में जाती है। घर में जाने के बाद आरिफ सोहेल को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद इनको पुलिस स्टेशन में लेके जाती है। लास्ट 15 ईयर में अगर हम बांग्लादेश के अंदर देखें तो ऐसे 600 से भी ज्यादा लोगों के इलीगल अरेस्ट के केसेस हैं। तो उसको इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस कहा जाता है कि पुलिस आती है, अरेस्ट करके ले जाती है। फिर जब फैमिली मेंबर्स पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस कहती है कि नहीं, हमारे जेल में तो है ही नहीं, अब दूसरी जेल में जाओ। दूसरे जेल में जाती है ढूंढने, तो कहीं मिलता ही नहीं है। और फिर 4-5 दिन के बाद उनको मार के, पीट के, टॉर्चर करके, उनको खाना नहीं देके फिर पुलिस उनको रिलीज कर देती है या जज के सामने प्रेजेंट करती है। तो ऐसे 600 से भी ज्यादा इनफोर्स डिसअपेरेंस है। किनका ऐसे इनफोर्स डिसअपेरेंस है? जर्नलिस्ट का, स्टूडेंट लीडर्स का, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का, उनका इनफोर्स्ड डिसअपेरेंस है। सो जुलाई 20 को आरिफ सोहेल डिसअपेयर हुआ। ये इमिडिएटली ट्रिगर था। अब लोगों को लगा कि एक तो आपने हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को स्टिफल कर दिया, इलेक्शन में आपने चीटिंग किया। नंबर 2, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें आप प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हो। थर्ड, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उन्होंने 30% रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया। नाउ इनफ इज इनफ। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वॉसिफरस हो गया, बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया। और इतना इंटेंस हुआ कि अगस्त 5, 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा और वो बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में भाग के आ गई। उसके एक दिन बाद अगस्त 6 को क्या हुआ? बांग्लादेश के आर्मी के चीफ जनरल वकर उज़्ज़मन, इन्होंने प्रोटेस्टर को अर्ज किया कि आप लोग पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करो, डेमोन्स्ट्रेट करो। और इन्होंने अनाउंस किया एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा और उस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का इंट्रोडक्शन ये है कि उन्होंने ग्रामीण बैंक को फाउंड किया था और ग्रामीण बैंक वाज ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो पुअर को लोन देता था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरेट हैं, इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है। ये शेख हसीना के क्रिटिक्स हैं, तो शेख हसीना ने इनको जेल में डाला था। तो इनको जेल से बाहर निकाला गया और इनको कहा गया कि अभी जो हम इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं आप उसके हेड बनो। तो ये प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद यूनुस। ये अभी तक का डेवलपमेंट है। सो जनवरी से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड अगस्त के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई और नई सरकार वहां पे आ गई। ये इवेंट हुआ ना। बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में कौन से की फिगर हैं? सो 4 पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश के अंदर की फिगर हैं।
वन शेख हसीना जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी पार्टी अवामी लीग है। अनदर इज बेगम खालिदा जिया, उनकी पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। सॉरी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है बेगम खालिदा जिया। ये भी मल्टीपल टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। आप कह सकते हो कि ये दोनों मेन फिगर हैं, शेख हसीना एंड खालिदा जिया। ये दोनों बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? बांग्लादेश के फाउंडर, अ, अ, उनकी डॉटर है शेख हसीना। बांग्लादेश के फाउंडर का एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उनका असैसिनेशन होता है 1975 में। और उसके बाद मिलिट्री कूप से एक सरकार बनती है। बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है मुजिबुर रहमान। उनकी डॉटर है शेख हसीना। और मुजिबुर रहमान ने, उन्होंने अवामी लीग पार्टी को फाउंड किया था। 1975 में शेख मुजिबुर रहमान का किलिंग होता है, असैसिनेशन होता है। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर, वो एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। उनका नाम होता है जियाउल हक। उनका नाम होता है। तो जियाउल हक ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं और वो प्रेसिडेंट बनते हैं। देन उनका एसेसिनेशन हो जाता है 1977 में। और उनकी वाइफ बेगम खालिदा जिया फिर ये पार्टी को आगे लेके जाती है। फिर थर्ड यहाँ पे की फिगर है जमाते इस्लामी। ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है बांग्लादेश पॉलिटिक्स के अंदर। इसको बैन भी किया गया था पास्ट में, बट अभी ये इलेक्शन कंटेस्ट करता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड भी करता है और उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। देन एक और पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज जातीय पार्टी। जातीय पार्टी अभी तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है बांग्लादेश के पार्लियामेंट में, इसके पास 19 सीट ही है और एक एरिया में ही इसका इन्फ्लुएंस है। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इसका इन्फ्लुएंस काफी हद तक था। और इन्होंने पास्ट में बेगम खालिदा जिया की पार्टी को भी सपोर्ट किया है सरकार बनाने में। इन्होंने पास्ट में अवामी लीग को भी सपोर्ट किया है सरकार बनाने में। बेगम खालिदा जिया को जमाते इस्लामी का सपोर्ट रेगुलर मिलते रहता है। शेख हसीना की पार्टी उसका सेकुलर कैरेक्टर है, उसका मॉडर्न कैरेक्टर है। बेगम खालिदा जिया की पार्टी का, उसका एक्सट्रीमिस्ट कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है। तो ये दोनों पार्टी के बीच में डिफरेंस है। सो इंडिया का जो कैरेक्टर है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज हैं, उसमें शेख हसीना की पार्टी बेटर सुटेबल है। अगर शेख हसीना की पार्टी इंडिया को रूल कर रही है तो डेट इज बेस्ट सुटेड फॉर इंडिया। नाउ इनके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शेख हसीना अवामी लीग की लीडर है। इनके फादर शेख मुजिबुर रहमान, इनको बंगा बंधु कहा जाता है, बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश 1971 में बने जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। इनका असैसिनेशन हो गया 15 अगस्त 1975 को। वहां की आर्मी ने एक कूप ऑर्गेनाइज किया और उसमें इनका डेथ हो गया। मुजिबुर रहमान का डेथ हुआ, उसके बाद उनके फैमिली मेंबर भाग के इंडिया में आ गए। शेख हसीना और उनकी सिस्टर भाग के इंडिया में आ जाती है और इंडिया इनकी फैमिली को हेल्प करती है। शेख हसीना फिफ्थ टर्म पीएम है और फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म है इनका। जनवरी 2024 में इलेक्शन हुआ और 223 सीट जीती। इंडिया के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इंडिया को ये फेवर भी करती है। अगर बांग्लादेश में कोई ऐसा लीडर है जिसको प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए और इंडिया को उससे फायदा होगा तो डेट इज शेख हसीना। इन्होंने इंडिया को हेल्प कैसे किया? जो एंटी इंडियन एलिमेंट है, सम जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं या वो जिस टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्रैकडाउन किया, उनके मेंबर्स को अरेस्ट किया, उनके मेंबर्स को बैन किया एंड काउंटर टेररिज्म में इंडिया को बहुत हेल्प किया। एक इंटरेस्टिंग सा आपको फैक्ट बताता हूँ। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से टेररिस्ट इंडिया में एंटर होते थे, इंडिया में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। वैसे ही पास्ट में बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू भी होता था कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप हैं या क्रिमिनल टाइप एलिमेंट हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इंडिया में आके डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे।
बट बिकॉज ऑफ शेख हसीना वो सारे एलिमेंट्स को हमने कंट्रोल किया है। तो उनके रहने से इंडिया को बहुत फायदा होता है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने क्या किया, उनके रहते हुए बांग्लादेश का इकोनॉमी बहुत ही हाई रेट से ग्रो हुआ। इसको लेके एक फैक्ट बताता हूँ। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक का, उसने कहा कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम, टोटल जीडीपी ऑफ बांग्लादेश डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश, वो इंडिया से ज्यादा है। सो बांग्लादेश का इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हुआ, बांग्लादेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। उसके पीछे शेख हसीना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन वुमेन का पार्टिसिपेशन इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज किया, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप कह सकते हो कि बांग्लादेश ऐसे लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है। इंडिया का मेजोरिटी इंपोर्ट बांग्लादेश से वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। ये पॉजिटिव है। यूनाइटेड नेशन ने अपने एक रिपोर्ट में बांग्लादेश के बारे में कहा कि बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल क्रैकडाउन हो रहा है और उसका इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। विच मीन्स बांग्लादेश के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं शेख हसीना, अब उनके अंदर एक ऑथोरिटेरियन, एक डिक्टेटर वाला टेंडेंसी आ जाता है। अब अवामी लीग को देखते हैं। अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी लीडर शेख हसीना है। 1949 में मुस्लिम लीग से अलग हुआ और अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी बनता है। अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है, 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। इंडिया के वेस्टर्न साइड वेस्ट पाकिस्तान है, इंडिया के ईस्टर्न साइड ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी स्पीकर बंगाली बोलते हैं, वेस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी स्पीकर उर्दू बोलते हैं। अवामी लीग मुस्लिम लीग से अलग हुआ और उसका सोल ऑब्जेक्टिव था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करना है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बंगाली लैंग्वेज को ही हमें यूज करना है कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हुआ, लेड बाय अवामी लीग। 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया ईस्ट पाकिस्तान और एक नया कंट्री बनता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश, उसका नाम होता है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान उनके लीडरशिप में हुआ और उन्होंने जिस पार्टी को फाउंड किया उसका नाम है अवामी लीग, और आज उनकी डॉटर इस पार्टी को हेड कर रही है। अवामी लीग एंड बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी 1990 से 2009 के बीच में ऑल्टरनेटिवली रूल करती है बांग्लादेश को। 2009 के बाद बेगम खालिदा जिया की पार्टी वीक हो जाती है और अवामी लीग रिपीटेडली 4 बार सरकार बनाने में सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट आता है बेगम खालिदा जिया। ये थर्ड पावर सेंटर है बांग्लादेश के अंदर। ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की है। इनके हस्बैंड जियाउर रहमान, बाय मिस्टेक मैंने जियाउल हक कहा था, दैट वाज माय कंफ्यूजन, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। पाकिस्तान के एक मिलिट्री जनरल थे। इनका नाम जियाउर रहमान था, बेगम खालिदा जिया के हस्बैंड का। ये जियाउर रहमान 1977 से 1981 के बीच में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे और इनका ऑफिस के अंदर ही एसेसिनेशन हो गया, इनका किलिंग हो गया जब ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 1978 में। बेगम खालिदा जिया, अभी इनकी पार्टी बहुत ही वीक है बिकॉज इनका हेल्थ भी ठीक नहीं है और बहुत दिनों से ये जेल में है। तो इनकी पार्टी उतनी सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है या उतना स्ट्रांग नहीं है जितनी अवामी लीग है। बट आप कहो कि बांग्लादेश में अगर मेजर ऑपोजिशन पार्टी कोई है तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। 2024 जनवरी में इलेक्शन हुआ था। बीएनपी ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया था और उनका कहना था कि अवामी लीग ने इलेक्शन में रिगिंग किया है, चीटिंग किया है, तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अभी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उस प्रोटेस्ट को लेके बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी अवामी लीग ने बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी एंड जमाते इस्लामी, उनके साथ जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एफिलेटेड हैं, उनके ऊपर एलिगेशन उन्होंने लगाया है। जमाते इस्लामी 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ।
लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी है। इसका पर्पस है कि बांग्लादेश को गवर्न करना है बाय कोर इस्लामिक वैल्यू से। सो ये एक कंजर्वेटिव पार्टी है, नॉट सेकुलर पार्टी लाइक अवामी लीग। कंजर्वेटिव है। पास्ट में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा था, बट अभी वो रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर से हटा दिया गया है। ये इलेक्शन कंटेस्ट करता है। देन जातिया पार्टी है। इसको एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हुसैन मोहम्मद इरशाद, इन्होंने 1986 में स्टैब्लिश किया। और इन्होंने पास्ट में बीएनपी के साथ, अवामी लीग के साथ, दोनों के साथ इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया है। सो ये चार पावर सेंटर हैं बांग्लादेश के अंदर। क्यों बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है? प्रोटेस्ट इतना ज्यादा क्यों हो गया कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को अपने घर को छोड़ के, अपने रेसिडेंस को छोड़ के भागना पड़ा? एक रीजन था, उन्होंने डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया। सेकंड रीजन था, उन्होंने यूथ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। थर्ड रीजन था, उन्होंने मीडिया को स्टेंगुलेट किया। मीडिया अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखती थी, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करते थे, जर्नलिस्ट को टॉर्चर करते थे। तो मीडिया के फ्रीडम को इन्होंने स्टेंगुलेट किया। कुछ मीडिया जो थी वो गवर्नमेंट की फेवरेट मीडिया चैनल थी, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। जो मीडिया चैनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखती थी उनको वो लोग जेल में डालते थे। सो मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्व किया गया। लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। माइनॉरिटीज के ऊपर वायलेंस होने लगा। जैसा मैंने आगे कहा था आपको, अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर सेकुलर कैरेक्टर था। बट आप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को देखोगे, जमाती इस्लामी को देखोगे, उनका सेकुलर कैरेक्टर नहीं है। वो वहाँ के मेजोरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। सो जैसे ही ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, सो सबसे पहला बैकलैश हुआ बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो वहाँ के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर अटैक होने लगा। तो ये भी एक प्रोटेस्ट का आफ्टर इफेक्ट हमें दिखा। नाउ इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या है? दो एग्जांपल आपको बताता हूँ। शेख मुजीबुर रहमान इंडिया के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। इंडिया ने 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को हेल्प किया कि वो पाकिस्तान के साथ फाइट करें और बांग्लादेश का क्रिएशन हो। शेख मुजीबुर रहमान का 1975 को उनका किलिंग हुआ और इंडिया उनको नहीं बचा पाई। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इतना इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाई कि हम उनको टाइम रहते हुए बचा पाए। वैसे ही 1992 में तालिबान ने वहां के प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को किल किया। और सॉरी, नजीबुल्लाह को 1996 में उनका किलिंग हुआ था। वो काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का एक सेफ हाउस था। वहां से तालिबान ने उनको निकाला। निकालने के बाद उनको रोड पे लटका के उनको मार दिया। तो ये अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह और बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, ये दोनों इंडिया के फ्रेंड थे। उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिससे इंडिया को हेल्प मिलता था। तो हमारे लिए सबसे इमीडिएट चैलेंज ये है कि कोई लीडर है, अगर वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारे लिए वर्क करता है, हमें हेल्प करता है, तो हम उसको कैसे सेव करें? मुजीबुर रहमान, नजीबुल्लाह को हम नहीं कर पाए तो क्या शेख हसीना को हम सेफली इंडिया से निकाल पाएंगे? उनको प्रोटेस्टर से बचा पाएंगे? इंडिया में अगर उनका स्टे एक्सटेंडेड रहता है तो क्या हम उनको इनफ सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? सो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो इंडिया इंडिया के लिए पॉलिसीज लेके आते हैं, तो क्या उनके लिए हम काम कर पाएंगे? तो ये फर्स्ट चैलेंज है। सेकंड हमारे लिए चैलेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवामी लीग के साथ डील करने में हम बहुत कंफर्टेबल थे। पहले शेख मुजीबुर रहमान, उसके बाद उनकी डॉटर शेख हसीना। बट अब बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा चेंज हो रहा है कि शेख हसीना की पार्टी का कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट है। आई विल नॉट से इम्पॉसिबल, बट बहुत डिफिकल्ट है कमबैक करना। तो दूसरे जो पावर होल्डर्स हैं उनके साथ हम कैसे डील करें? मोहम्मद यूनुस के साथ, बांग्लादेश के आर्मी के साथ, जमाते इस्लामी के साथ, जातिया पार्टी के साथ, बेगम खालिदा जिया के साथ,
जो अवामी लीग के अपोनेंट थे उनके साथ हम कैसे डील करें। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि किसी कंट्री के अंदर हम डील करते हैं तो अपने आप को एक इंडिविजुअल के साथ अटैच ना करें। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, उससे पहले वहां के प्रेसिडेंट थे अशरफ घनी प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। उनके साथ इंडिया के बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है, किससे बात करना है। इंडियंस वहां पे फंसे हुए थे, इंडियंस इन्वेस्टमेंट वहां पे बहुत सारा था। तो हम क्लूलेस थे कि हम क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तालिबान के साथ भी अपने चैनल ऑफ टॉक्स को ओपन रखना चाहिए, और वहां के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके साथ भी रखना चाहिए। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया सेकुलर कंट्री है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो, दूसरे कंट्री भी सेकुलर हो। बट दिस डजंट मीन कि हम अपना व्यू किसी के ऊपर इम्पोज करें। अगर उस कंट्री को लगता है कि हमें मिलिट्री रूल रखना है, गो फॉर इट। उसको लगता है कि हमें रखना है एक रिलीजियस रूल, गो फॉर इट। हमें अपने आप को किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं करना है। हमें उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, उस कंट्री में कोई भी पावर में आए। तो ये हमें समझना चाहिए। ये सेकंड हमारे लिए चैलेंज है। थर्ड हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान, टर्की एंड चाइना। ये तीनों कंट्री बांग्लादेश के सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और ये लोग बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, बांग्लादेश की आर्मी का, उनका प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान स्टैंड है। और टर्की के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जमाते इस्लामी के साथ उनके कांटेक्ट हैं। सो पाकिस्तान, टर्की एंड चाइना का एक पूरा एक्सिस बन रहा है, जो बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करेगा। हमें क्या करना चाहिए? यूएस, यूके, यूरोप के साथ मिलके बांग्लादेश के अंदर वॉयलेंस को कम करना चाहिए। बांग्लादेश आर्मी के साथ वर्क करना चाहिए सो दैट ए पीसफुल ट्रांजिशन हो पाए, नई सरकार बने, नई सरकार स्टेबल हो जाए, और इंडिया के साथ उसके रिलेशन ठीक हो जाए। हमें गल्फ कंट्री के साथ, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, जिसके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश के इकोनॉमी के स्टेबलाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, और वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को कम करना चाहिए। हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड, वी कैन चेंज आवर एनिमीज, बट वी कैनॉट चेंज आवर नेबर। सो हमारा नेबर बांग्लादेश है। वहां पे कोई पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होगा, कोई इकोनॉमिक फॉल आउट होगा, तो उसका आफ्टर इफेक्ट इंडिया में भी होगा। वहां से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ जाएंगे। वहां से टेररिस्ट ग्रुप इमर्ज होगा जो इंडिया के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज को करेगा। सो हमें पाकिस्तान, टर्की, चाइना, ये बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है, तो उसको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। फोर्थ चैलेंज है, 1971 में हमने बांग्लादेश को हेल्प किया एंड बांग्लादेश को फ्रीडम मिला। तो इस इवेंट को लेके हम इसको बहुत रोमांटिसाइज करते हैं कि हमने बांग्लादेश को हेल्प किया। बट 1971, 54 ईयर हो गया इस इवेंट को। अब हमें देखना चाहिए बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अपना अप्रोच को फ्रेम करना चाहिए। हमने बांग्लादेश को हेल्प किया, वेल एंड गुड। बांग्लादेश के कुछ सेक्शन इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ सेक्शन इसको नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। बट हमें उस रोमांटिसाइजेशन में नहीं रहना चाहिए। प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करके और फिर बांग्लादेश के साथ रिलेट करें। प्रेजेंट रियलिटी क्या है? बांग्लादेश के अंदर एक लिबरल फोर्स था, अवामी लीग। एक सेकुलर फोर्स था, अवामी लीग। उसकी सरकार चली गई है, उसके आने के कोई चांसेस नहीं है। अब वहां पे ऐसी सरकार आएगी जो कंजर्वेटिव होगी, ऐसी सरकार आएगी जो एंटी लिबरल होगी। उसके साथ कैसे डील करें? फिफ्थ, हम जब नेबरहुड के साथ डील करते हैं, वेदर इट इज श्रीलंका, वेदर इट इज पाकिस्तान, वेदर इट इज नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स,
उनके साथ हमेशा जब हम डील करते हैं, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हम उनके साथ डील करते हैं तो उन कंट्री को ऐसा लगता है कि हम अपना कल्चर उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। 2015 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेपाल को कुछ सजेशन दिए कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी राइट्स के लिए भी कुछ आप कर सकते हो। तो देन नेपाल के एक इम्पोर्टेंट लीडर ने कहा कि इंडिया इज बिहेविंग लाइक ए बिग ब्रदर। उस समय इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया इज नॉट बिहेविंग लाइक ए बिग ब्रदर, बट इंडिया इज बिहेविंग लाइक एन एल्डर ब्रदर की तरह बिहेव कर रहा है। एल्डर ब्रदर गाइड करता है, बिग ब्रदर फोर्सफुली अपने टर्म्स को डिक्टेट करता है। ऐसा मालदीव्स को भी लगता है, ऐसा श्रीलंका को भी लगता है, और ऐसा अभी बांग्लादेश को भी लगता है। तो जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ डील करते हैं तो हमें उनको स्पेस देना पड़ेगा। हमें उनको कहना पड़ेगा कि ओके, आप जो करना है आप करो, इंडिया इज देयर टू गाइड यू। इंडिया फोर्सफुली आपके इंटरनल अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेगा। सो ये हमारे अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। तो ये 5 चैलेंज अभी हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर जो इवेंट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, वहां की प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ रहा है, उसको लेके इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड ऐसा है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी सरकार आएगी उस गवर्नमेंट के साथ हम डील करेंगे। और ये जो भी है बांग्लादेश का कंप्लीटली इंटरनल अफेयर है। ये इंडिया का कहना है। जनवरी में इलेक्शन हुआ था तो इंडिया ने उस इलेक्शन को कहा था कि ये टेंशन एंड पोलराइजेशन क्रिएट करेगा बांग्लादेश के अंदर। और यूएस ने भी रिपोर्ट अपना सबमिट किया था। तो यूएस के रिपोर्ट और इंडिया का व्यू, ये दोनों सिमिलर था बांग्लादेश में जनवरी इलेक्शन को लेके। इंडिया ने कहा कि हम बांग्लादेश को काउंसल करेंगे, एडवाइस करेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट शेख हसीना को भी हमने फ्यूचर में एडवाइस किया था और नई गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेंगे। इंडिया वहाँ की सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ टच में है। शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टी है बेगम खालिदा जिया की बीएनपी। बांग्लादेश के आर्मी के साथ भी हम कनेक्टेड हैं। हमने अपने डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज को ओपन रखा है। 300 इंडियन सिटीजन बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए थे, उनको हमने बाहर निकाला। बांग्लादेश के अंदर वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहा है, और इसको लेके भी हमने बांग्लादेश के लीडर्स के साथ कंसर्न रेज किया है। लास्ट में हम स्ट्रॉन्ग एक नेशनल कंसेंसस इंडिया के अंदर है कि हमें गवर्नमेंट बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ डील करना चाहिए। इसको लेके एक ऑल पार्टी मीट हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम कंप्लीटली गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट को जो भी स्टेप्स लेना है वो फ्री है लेने के लिए। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि किसी इशू के ऊपर ऑपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट वो दोनों अग्रीड होता है। फिर एक और चीज आपको बताता हूँ। कांग्रेस अभी प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। तो उन्होंने अपने सारे स्पोक्स पर्सन को कहा है कि आप जब टीवी इंटरव्यू दो, आप जब टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करो, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है उसी को आपको रखना है रिलेटेड टू बांग्लादेश। कुछ और स्टैंड नहीं रखना है। तो इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस है कि वॉट एवर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है बांग्लादेश के लिए, वी शुड सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका इफेक्ट क्या होगा इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर? पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखोगे, सब कॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। उसमें इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश। पूरे एशिया में हम देखेंगे इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दैट इज चाइना। एंड सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? इंडियन कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, सेरल्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं? वहां से रेडीमेड गारमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। ट्रेडिंग रिलेशन इंडिया एंड बांग्लादेश का बहुत ही बेटर है।
अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हम बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? इंडिया से कोई प्रोडक्ट बांग्लादेश में गया, बांग्लादेश उसको टैक्स करेगा। बांग्लादेश से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आया, इंडिया उसके ऊपर टैक्स करेगा। इसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो बांग्लादेश से गुड्स का मूवमेंट, सर्विस का मूवमेंट बहुत ही हैसल फ्री हो जाएगा, और उसके लिए हमें कुछ टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा। 8 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट मनी हमने बांग्लादेश को दिया है, रोड नेटवर्क, रेल, शिपिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। वहां पे दो प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक है अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, और दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक। इसको हम बना रहे हैं। अखूरा अगरतला लिंक क्या है? आप इंडिया के मैप को देखोगे, दिस इज कोलकाता। कोलकाता से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एंड देन त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला यहाँ पे है। सो दिस इज कोलकाता एंड दिस इज अगरतला। ये पूरा टाइम मेरे को लगता था 31 आवर्स कोलकाता से अगरतला जाने के लिए। बट हमने बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट किया और एक रेल लिंक बनाया जो बांग्लादेश के साथ पास होगा। तो नाउ ये पूरा डिस्टेंस 10 आवर्स में खत्म हो जाता है। 31 आवर्स से 10 आवर्स हो गया। सो अखूरा अगरतला लिंक, कोलकाता टू बांग्लादेश, बांग्लादेश टू अगरतला, अगरतला डेट इज त्रिपुरा का कैपिटल। इससे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंक्रीज होगा। 5 ऑपरेशनल बस रूट हमने लॉन्च किया है। कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी से बांग्लादेश की तरफ जाएगा। चिटागोंग एंड मोंगला पोर्ट, उसको हम डेवलप कर रहे हैं सो डेट वहां पे कार्गो मूवमेंट होगा बिटवीन इंडिया, मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बीच में। सो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक के लास्ट पार्ट पे आते हैं। इंडिया का रिफ्यूजी पॉलिसी क्या है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अभी इंडिया में आई। इंडिया से उनका प्लान था यूके जाने का, और यूके में वो एसाइलम सीख करती। एसाइलम मीन्स हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है तो हमें यूएस में रहने, यूके में रहने दो, और यूके में रह के हम लोग अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। दिस इज एसाइलम सीकर। यूके का लॉ ये है कि एसाइलम उसको ही मिलेगा जो पर्सन यूके में है। एक बार आप यूके में आ जाओ तभी आपको एसाइलम मिलेगा, और यूके जाने के लिए शेख हसीना के पास वीजा होना चाहिए। सो टेक्निकल रीजन की वजह से यूके उनको एसाइलम नहीं दे पाता है। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही अभी रहेगी। तो अब समझते हैं कि इंडिया का रिफ्यूजी पॉलिसी क्या है। रिफ्यूजी कौन होता है? जो रिफ्यूज लेता है, उसके कंट्री में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके उसके कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, और उस प्रॉब्लम से बच के किसी और कंट्री में आ गया, और वो कंट्री उसको रिफ्यूज दे रहा है। सो इंडिया का रिफ्यूजी पॉलिसी क्या है, इसको समझते हैं। 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन स्टेट ऑफ रिफ्यूजी एंड 1967 रिफ्यूजी प्रोटोकॉल, ये रिफ्यूजी को डिफाइन करता है। A person who is outside their country of origin and unable or unwilling to return owing to well-founded fear of persecution for the reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion। शॉर्ट में, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। वो बांग्लादेश से निकल के इंडिया में आ गई। अब वो बांग्लादेश रिटर्न नहीं जा सकती, या रिटर्न जाना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको डर है, हो सकता है उनके साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, हो सकता है उनके ऊपर वहां पे अटैक हो। सो रिफ्यूजी वो पर्सन है जो अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर निकल के और वापस अपनी कंट्री में जाना नहीं चाहता, बिकॉज उसके अंदर फियर होता है। स्टेटलेस पर्सन से अभी आप लोग इंडिया के सिटीजन हो, तो आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट बता रहा है कि आप किस कंट्री के सिटीजन हो। स्टेटलेस पर्सन जिसके पास किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, वो किसी कंट्री का सिटीजन नहीं है। सो रिफ्यूजी एंड रिफ्यूजी जो अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर है, एंड स्टेटलेस पर्सन, ये दोनों को हम रिफ्यूजी डिफाइन करते हैं। रिफ्यूजी के एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। 2017 में म्यांमार के, उर्वशी एसाइलम का मैंने बताया ना आपको, कि कोई पर्सन है
वो किसी और कंट्री में जाके रहता है और वहां से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है तो उसको एसाइलम सीकर कहते हैं। सी आप ऐसा कह सकते हो कि रिफ्यूजी और एसाइलम, एसाइलम में डिफरेंस क्या है। रिफ्यूजी वो डर के किसी कंट्री से भाग के आया और उसको टेम्पररी इस कंट्री में रहना है, और जब उसके कंट्री में सिचुएशन ठीक हो जाए तो मे बी वो वापस चला जाएगा। और एसाइलम सीकर है उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कैरी ऑन करना है, तो ये एसाइलम और रिफ्यूजी में डिफरेंस होता है। रिफ्यूजी इज फॉर कॉमन पीपल, एसाइलम इज फॉर बिग पॉलिटिकल पीपल, यू कैन से। ओके। ये आरती दूसरे कंट्रीज में प्रोवाइड कर सकते हैं एसाइलम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन प्रोवाइड एसाइलम। बट उसमें कैसा है कि यूके, जो एसाइलम सीकर होते हैं वो यूके, यूएस, कनाडा ऐसी कंट्री में इसलिए जाते हैं कि वो कंट्री रिच है, पावरफुल है, और उसको कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए। जैसे आप इमेजिन करो, शेख हसीना भाग के नेपाल में चली जाती है एसाइलम के लिए, कल नेपाल को चाइना प्रेशराइज करता है और वहां पे नेपाल उनको डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेज देता है, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। बट यूके या यूएस है उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। इसलिए एसाइलम सीख करने के लिए पावरफुल कंट्री में जाते हैं जिसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। ओके आरती। ओके। यस, इंडिया भी प्रोवाइड कर सकता है, बट एसाइलम देना इज ए रिस्की थिंग। लाइक अगर हम शेख हसीना को एसाइलम दे रहे हैं, तो जब हम बांग्लादेश के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डील करेंगे तो वो लोग हमें ब्लेम करेंगे ना, वो हमें कहेंगे कि आपने तो इनको रखा है जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट किया है। बट यूके इनको अगर एसाइलम देगा तो यूके का बांग्लादेश से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो नॉर्मली एसाइलम सीख करने के लिए नेबरिंग कंट्री में नहीं जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं। क्योंकि नेबरिंग कंट्री को क्या है कि अपने नेबर्स के साथ डील करना है, तो दूसरे लीडर्स के साथ भी डील करना है ना। तो इस इंडिया अगर असाइलम देगी तो उसमें यही प्रॉब्लम आएगा कि जब हम बांग्लादेश नेशनल पार्टी या जमाती इस्लामी के साथ डील करेंगे तो उनका पहला ऐसे डिमांड होगा कि आपने इनको असाइलम दिया है तो हम आपके साथ क्यों डील करें। ओके महर्षि। ओके। आरती राजपूत लीगल स्टेटस, नो नो लीगल स्टेटस, जस्ट वो कंट्री है उनको प्रोटेक्शन दे रहा है और उनको कह रहा है कि यू कैन डू योर नॉर्मल वर्क, नॉर्मल पॉलिटिकल वर्क, नो लीगल स्टेटस। ये उर्वशी आपने क्या पूछा, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके पीछे, जस्ट वो कंट्री का इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर वो है। ओके। बस ये मेरे को खत्म कर लें तो टॉपिक देना, आप डाउट पूछना। सो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं म्यांमार के अंदर, वहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, वहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है एंड मुस्लिम्स है। म्यांमार के रेखाइन स्टेट्स के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर मिलिट्री का क्रैकडाउन आता है और वहां से रोहिंग्या भाग के बांग्लादेश में जाते हैं, इंडिया में आते हैं। तो रोहिंग्या क्राइसिस म्यांमार में है, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रिफ्यूजी क्राइसिस है। बांग्लादेश के अंदर एक रीजन है कॉक्स बाजार, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट रिफ्यूजी कैंप है। म्यांमार से रोहिंग्या भाग के बांग्लादेश में आ गए ना। रोहिंग्या के बारे में हिस्ट्री क्या है, म्यांमार कहता है कि ये सारे लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश से म्यांमार में आए हैं। बांग्लादेश का कहना है कि नहीं, ये हमारे लोग नहीं है, ये आपके ही लोग हैं। तो म्यांमार उनको निकाल रहा है अपने कंट्री से, बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वर्ल्ड के लीडर्स इंडिया को अर्ज कर रहे हैं कि आप रोहिंग्या को इंडिया में उनको आप एकोमोडेट करो। बट इंडिया की भी लिमिटेशन है, हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं। सो इंडिया के पास चैलेंज क्या रहा है एज फार एज रोहिंग्या इज कंसर्न, एक इससे कम्युनल टेंशन इंडिया में बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा है कि बहुत सारे ग्रुप ऐसा या बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा रिपोर्ट दे रहे हैं कि रोहिंग्या से इंडिया को टेरर थ्रेट भी है। तो इंडिया के पास भी चैलेंजेस हैं कि हम उनको कैसे एकोमोडेट करें।
बट एक नंबर मैं आपको दूं तो इंडिया अभी अराउंड 4,000 रोहिंग्या को उन्होंने हमने शेल्टर दिया है उनको। सॉरी, 40,000 रोहिंग्या को हमने शेल्टर दिया है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है रोहिंग्या को लेके, तो ये स्टैंड उतना क्लियर भी नहीं है। एक तरफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ये वेरिफिकेशन कैरी आउट करेगा और रोहिंग्या को आइडेंटिटी कार्ड देगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉप लॉयर अटॉर्नी जनरल होता है, और उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहा, और कहा कि इनकी वजह से इंडिया में टेररिज्म और कम्युनलिज्म ये इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और इनको हमें तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। इन रिफ्यूजी इनको डिपोर्ट करना चाहिए इन म्यांमार के अंदर। इंडिया ने पास्ट में रिफ्यूजीज को वेलकम किया है, वेदर टिबिटियंस हैं या चाकमास बांग्लादेश से हैं या अफगानिस्तान श्रीलंका से हैं, तो टोटल देखोगे तो 3 लाख पीपल इंडिया में उनको रिफ्यूजी की तरह हमने कैटेगराइज किया है। बट इंडिया ने 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी और 1967 प्रोटोकॉल को हमने साइन नहीं किया है, और नाइदर हमारे पास कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है या रिफ्यूजी लॉ है। सो हम रिफ्यूजी को वेलकम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि कहाँ से रिफ्यूजी आ रहा है और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, बट एज सच हमने कोई कन्वेंशन साइन नहीं किया है, और एज सच हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। इसके साथ दो टर्म आता है। एक टर्म है डिपोर्टेशन। से कोई इंडिया में पर्सन है, इंडिया को लगता है कि वो पर्सन इलीगली बांग्लादेश से एंटर हुआ, उस पर्सन को हम बांग्लादेश डिपोर्ट कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं बांग्लादेश। दूसरा एक आता है नॉन रिफॉलमेंट। से कोई पर्सन इंडिया में है और वो बांग्लादेश से आया है, हम उसको बांग्लादेश डिपोर्ट तो करेंगे लेकिन वहां उसका लाइफ रिस्क पे है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो उसको हमें डिपोर्ट नहीं करना है। तो इसको हम कहते हैं नॉन रिफॉलमेंट। नॉन रिफॉलमेंट मीन्स किसी भी रिफ्यूजी को हम रिटर्न नहीं करेंगे टू एनी अदर कंट्री जहां पे उसका लाइफ रिस्क में है। डिपोर्टेशन मीन्स सिंपली रिटर्निंग टू हिज होम कंट्री। श्रीलंका के तमिल रिफ्यूजी थे, श्रीलंका में जब तमिल वार चल रहा था, तो वहाँ के बहुत सारे तमिलियंस को इंडिया में हमने वॉलेंटरी रिपेट्रिएशन दिया। अब ये क्या है वॉलेंटरी रिपेट्रिएशन? श्रीलंका से आप इंडिया में आ जाओ जब तक श्रीलंका में वार चल रहा है, एक बार वहां पे वार का सिचुएशन खत्म हो जाए, फिर आपको जाना है तो आप श्रीलंका जाओ, या इंडिया में स्टे करना है तो आप इंडिया में स्टे करो। तो 3 तरीके का पॉलिसी हो सकता है। रिफ्यूजी इंडिया में आया तो उसको डिपोर्ट करके दूसरे कंट्री में भेज दो। सेकेंड हो सकता है नॉन रिफॉलमेंट, दूसरे कंट्री में मत भेजो क्योंकि वहां उसका लाइफ रिस्क में है। और थर्ड है उसको अलाउ करो इंडिया में रहने के लिए, तब तक उसको अलाउ करो। महर्षि एक बार टॉपिक खत्म हो जाता है फिर मैं डाउट को बताता हूँ। और थर्ड है वॉलंटरी रिपेट्रिएशन, विच मीन्स जब तक वो चाहे इंडिया में रह सकते हैं, फिर उसके बाद हम उनको दूसरे कंट्री में डिपोर्ट करेंगे। और उसके केस में अगर वो विलिंग है तो दे कैन गो, एंड इफ दे आर नॉट विलिंग दे कैन स्टे इन इंडिया। सो दिस